नमस्कार दोस्तों, संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो आज हम शिवराज टीजीटी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिवराज विजयम का कथानक देखते हैं कि कहाँ की घटना है, ये कैसा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शिवराज विजयम संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका कथानक एक ऐतिहासिक है, किंतु व्यास जी ने अपनी प्रखर बुद्धि या प्रखर प्रतिभा तथा कल्पना से इसे रंजित कर साहित्यिक रूप प्रदान किया है। ऐतिहासिक उपन्यासकार सामाजिक उपन्यासकार की तरह स्वतंत्र नहीं होता है। वह ऐतिहासिक घटनाओं तथा तथ्यों को ध्यान में रखकर उसे रोचक बनाने के लिए इतिहास और कल्पना का समन्वय स्थापित करते हुए कथानक का चित्रण करता है। व्यास जी ने इस उपन्यास में शिवाजी के चरित्र संबंधी ऐतिहासिक कथानक पर कल्पना का रंग चढ़ाकर उसे अधिक उपादेय उसे और अधिक अच्छा बना दिया है। शिवाजी की विजय गाथा से संबंधित यह उपन्यास अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसमें शिवाजी महाराष्ट्र केसरी, जिन्हें शिवाजी को महाराष्ट्र केसरी भी कहा जाता है, और उनकी विजय गाथा से यह बहुत ही उपयोगी नाटक सिद्ध हुआ है, जिससे कि शिवराज विजयम 3 ब्राह्मणों में विभक्त है। किसमें? 3 ब्राह्मण, और हर प्रत्येक ब्राह्मण 4-4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार कुल कितने निश्वास हुए? 12। इसमें शिवाजी के जीवन की 10 वर्ष की घटना का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक साथ 2 स्वतंत्र कथाएं समांतर रूप से चलती हैं। एक के नायक छत्रपति शिवाजी है तो दूसरे के राम सिंह, किंतु दोनों कथाएं परस्पर सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं, एक दूसरे की पूरक हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को व्यास जी ने बड़े ही रोचक ढंग से उपन्यस्त किया है, इसलिए गद्य साहित्य में इसे अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसे बहुत ही अद्वितीय, या फिर कह लो कि इसे गद्य में उत्तम स्थान प्राप्त हुआ है या दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय चेतना पर एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसे कह सकते हैं कि यह प्रथम उपन्यास है जो इस प्रकार की चेतना को जागृत करता है, और इसमें यवन काल के अत्याचारों का इसमें वर्णन किया गया है। तो शिवराज विजयम का कथानक देखते हैं कि पहले बताया जा चुका है कि मैंने पहले बताया था कि ये 3 ब्राह्मणों तथा 12 निश्वासों में विभक्त है। शिवराज विजय के कथानक का स्रोत मराठा इतिहास, अपने महाराष्ट्र जीवन, प्रभात तथा अंगुरीय विनिमय नामक बंगला उपन्यासों से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। इस प्रकार शिवराज विजयम पर उक्त दोनों उपन्यासों का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। कैसा होता है? व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है, किंतु उपर्युक्त मराठा इतिहास नामक ग्रंथ के आधार पर कथा वस्तु जो चुना है, किसने? व्यास जी ने जो जिस कथा वस्तु को चुना है और उसे कल्पना का रंग चढ़ाकर अत्यधिक उपादेय बना दिया है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दक्षिण भारत में यवनों से आक्रांत, यवनों के अत्याचार से, या यवनों का अत्याचार था, हिंदुओं को सताया जा रहा था। किनके द्वारा? यवन माने मुसलमानों का अत्याचार था, और हिंदुओं को सताया जा रहा था। किसको? हिंदुओं को सताया जा रहा था। तो हिंदुओं को सताया जा रहा था, भारतीय संस्कृति का उन्मूलन किया जा रहा था, भारतीय संस्कृति को उनको बिखेरा जा रहा था, उनका उल्लंघन किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, एवं स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा। किसके काल में? मुसलमानों के काल में।
ऐसे उपद्रवमय समय में भारतीय संस्कृति के रक्षण में समक्ष महाराज शिवाजी ने मुसलमानों से संघर्ष प्राप्त किया या प्राप्त कर संघर्ष से विजय प्राप्त की। दक्षिण में एक रियासत थी बीजापुर, तो जहाँ का शासक शाइस्ता खां था। उसने शिवाजी को मारने या जीवित पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। और कैसी योजना बनाई उसने कि वह शिवाजी को पकड़ना चाहता था, वह मारना चाहता था धोखे से। कैसे मारना चाहता था वो शिवाजी को वह धोखे से मारना चाहता था कि अफजल खान नामक सेनापति को उसने क्या किया कि शिवाजी को पकड़ने के लिए अफजल खान उसका एक सेनापति था, उसको उसने भेजा था। तो शिवाजी उस समय प्रताप दुर्ग में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, ये भी प्रश्न आ जाता है कि शिवाजी उस समय कहाँ रहते थे। तो शिवाजी कहाँ रहते थे उस समय, वो प्रताप दुर्ग में रहते थे। और गौर सिंह नामक एक क्षत्रिय उनका युवक सहायक था। एक गौर सिंह, कौन था, गौर सिंह। तो उसने गुप्तचर का वेश बनाया और अफजल खां के दरबार में जाकर अफजल खां की सारी योजनाओं को उसने जाना। किसने कि महाराज शिवाजी का एक सहायक था, मतलब उनका अच्छा दोस्त था या पार्टनर था या कोई उनका वो था। तो उसने क्या किया कि उसने अफजल खां के दरबार में जाकर या अफजल खां के वहाँ जाकर उसकी सारी योजनाओं के बारे में उसने पता लगा लिया। और गुप्तचर का वेश धारण करके गया वो। तो उसके दरबार में जाकर अफजल खां की सारी योजनाओं को जानने के बाद प्रताप दुर्ग में शिवाजी को बता दिया कि उसने क्या क्या योजना बनाई है, कैसी कैसी योजना बनाई है। तो ये सब सारी बातें उसने से महाराज केसरी शिवाजी को बता दी। तो जब महाराज शिवाजी अफजल खान की चालाकी एवं बदमाशी का पता चला तो उन्होंने क्या किया फिर, क्योंकि उनको पता चल गया था, तो उन्होंने ये किया कि शिवाजी ने अफजल खां के वध की स्वयं योजना बना ली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद अफजल खां के वध की स्वयं योजना बना ली। और प्रातः काल संधि के लिए वार्ता हेतु दोनों का मिलन होता है। संधि के लिए दोनों का मिलन होना था, बात करने के लिए दोनों का। तो अफजल खां धोखे से शिवाजी को मारना चाहता था, क्योंकि उसने योजना बना ली थी ना। किंतु शिवाजी को पहले ही पता चल गया था अपने गौर सिंह के द्वारा। तो शिवाजी ने पहले ही क्या कर रखा था, उन्होंने बकनक होते हैं कि हाथ में पहनने के होते हैं, वो लोहे के से होते हैं, ग्लव्स जैसे हाथों में दस्ताने पहनते हैं, ऐसे लोहे के होते हैं बकनक, तो ऐसे होते हैं। तो उन्होंने हाथों में पहन रखे थे वो। तो जैसे ही अफजल खान शिवाजी के गले लगना चाहा ना, उसी समय उसकी आंतें निकाल दी। किसने, शिवाजी ने। शिवाजी की सेना ने अफजल खां के शिविर में आग लगा दी थी और जिससे शत्रु भाग गए। शिवाजी ने अफजल खां की शिविर में आग लगा दी थी जिससे कि उनके सारे शत्रु भाग गए थे। आगे क्या होता है कि गौर सिंह ने यवन युवक से जिस कन्या की रक्षा की थी वह उसकी बहन सोमणी थी। गौर सिंह ने बताया कि वह उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह के पुत्र है। गौर सिंह ने कौन ने बताया कि उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह का पुत्र है। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई बहन पुरोहित के घर में रहने लगे। कहाँ रहने लगे, पुरोहित के घर में। लेकिन एक दिन शिकार खेलने के लिए दोनों भाई डाकुओं द्वारा पकड़ लिए गए। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या कि उन दोनों भाइयों को डाकुओं ने पकड़ लिया था। किसने पकड़ लिया था, डाकुओं ने पकड़ लिया था। तो जब डाकुओं ने पकड़ लिया, किंतु किसी प्रकार वहाँ से वे भाग निकले। कौन, गौर सिंह और ये उनके भाई थे और उनकी बहन थी, ये 3 पुत्र थे ना खड़क सिंह के। तो वो वहाँ से किसी प्रकार भागकर वे महाराष्ट्र पहुँचे।
कहाँ पहुँच गए? महाराष्ट्र पहुँच गए और वहाँ शिवाजी के दरबार में रहने लगे। वहाँ से निकल कर ये शिवाजी के दरबार में रहने लगे। जब शिवाजी के दरबार में रहने लगे तो इधर शास्त्री खां पूना पर अधिकार कर शिवाजी के महलों में रहने लगा था। शास्त्री खां कहाँ रहना? पूना पर अधिकार कर शिवाजी के महलों में रहने लगा था ना वो। तो एक दिन शिवाजी पंडित के वेश में पूना जाकर वहाँ का निरीक्षण करते हैं। शिवाजी पंडित के वेश में जाते हैं तो वहाँ का निरीक्षण करने के बाद जब उनको पता चलता है कि यहाँ शास्त्री खां रह रहा है तो उसके बाद कुछ चुने हुए योद्धाओं को लेकर पूना में प्रवेश कर शास्त्री खां के महल पर आक्रमण किया। किसने किया? शिवाजी ने। कि कुछ वो सेना को ले जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने शास्त्री खां की सेना पर आक्रमण कर दिया, उसे मार दिया। जब आक्रमण कर दिया तो जिसमें चांद खां तथा शास्त्री खां के पुत्र को रघुवीर सिंह ने मार दिया। शास्त्री खां के पुत्रों को किसने मारा था? रघुवीर सिंह ने मार दिया। शास्त्री खां वहाँ से भाग निकला तो रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। और प्रश्न यह जाता है कि औरंगजेब की पुत्री कौन थी? रोशन आरा, ये औरंगजेब की पुत्री थी। ठीक है, आगे इसके बाद शिवाजी का समागम तथा शहादों का मुअज्जम लेकर प्रति स्नेह वर्णित होता है। इसके बाद रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी की विजय होती है। तो शिवाजी द्वारा सूरत नगर की विजय, शिवाजी और जय सिंह की संधि तथा औरंगजेब के दरबार में शिवाजी उपस्थित होने पर, किसके दरबार में उपस्थित होते हैं? औरंगजेब के दरबार में वह उपस्थित होते हैं। औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होते हैं कौन? शिवाजी। तो उनके जब दरबार में उपस्थित होते हैं तो क्या हुआ कि शिवाजी के उपस्थित होने पर उसे नज़रबंद कर देना था। किसने? औरंगजेब ने। जब वह उपस्थित होते हैं तो उन्हें नज़रबंद कर देना तथा रघुवीर सिंह के सहयोग से शिवाजी का औरंगजेब की कैद से भाग जाना। फिर भी वह क्या? औरंगजेब की कैद से भाग गए। किसके सहयोग से? रघुवीर की सहायता से वह औरंगजेब के कैद से फिर भाग निकले। तो आदि घटनाएं, ये सारी घटनाएं शिवराज विजय में वर्णित हैं। इसके बाद क्या होता है कि शिवाजी द्वारा रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर का पद प्रदान किया जाता है। प्रश्न ये भी आता है कि मंडलेश्वर का पद किसे मिला, किसे दिया? शिवाजी ने दिया। किसे दिया? शिवाजी ने। तो रघुवीर सिंह को दिया। रघुवीर सिंह को दिया। तो उन्होंने रघुवीर सिंह को ये मंडलेश्वर का पद दिया। लेकिन और फिर क्या किया कि उन्होंने सौवर्णी के साथ उनका विवाह संपन्न कराया गया और शिवाजी ने स्वयं आशीर्वाद दिया। किसको आशीर्वाद दिया? रघुवीर सिंह को। रघुवीर सिंह को वो आशीर्वाद देते हैं कि तदंतर शिवाजी सतारा में रहने लगे। और वह कहाँ रहने लगे? सतारा में रहने लगे और यवनों को पराजित कर समस्त महाराष्ट्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया शिवाजी ने। इस प्रकार उनका उपन्यास की समाप्ति शिवराज विजयम के साथ होती है। और जो यवन युवकों के द्वारा एक सौवर्णी कन्या थी जो 7 वर्ष की थी, उसको यवन युवकों ने पकड़ लिया था। तो जिसको गौर सिंह ने छुड़ाया था, उस कन्या को गौर सिंह छुड़ाता है उस कन्या को। तो प्रश्न 2-4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आप देख लीजिए कि जो सौवर्णी नाम की जो कन्या थी जिसको यवन युवकों ने उसे पकड़ा था, तो उसकी उम्र क्या थी? उम्र और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सौवर्णी। उम्र थी 7 वर्ष। ये प्रश्न भी आता है कि उस कन्या का नाम क्या था और उसकी उम्र कितनी थी। प्रश्न नंबर 2, अगला नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आता है कि उस यवन युवक की उम्र कितनी थी? कितने वर्ष का था वो यवन युवक? तो उसकी उम्र थी 20
वर्ष। कितने का था वो यवन युवक? वह यवन युवक 20 वर्ष का था। अच्छा, और आता है कि गौर सिंह, ये एलटी में, एलटी जो एलटी का भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि गौर सिंह की उम्र कितनी थी। तो कितनी थी गौर सिंह और देखो श्याम बटू, तो कितनी थी उनकी उम्र थी 16 वर्ष, क्योंकि ये लगभग सामान्य थे। श्याम बट्टू और गौर सिंह लगभग समान थे, तो इनकी उम्र दोनों की 16-16 वर्ष मानी जाती है। तो यवन युवक की कितनी थी 20 वर्ष, और जो कन्या थी उसकी 7 वर्ष थी, और गौर सिंह की 16 वर्ष थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, और ये बहुत ही, इससे बहुत पूछा जाता है। और जैसे कि उस लड़की के श्रवण थी, उसकी उपमा किस किस से दी गई है? तो उसकी उपमा दी गई थी सरस्वती से। सरस्वती से किससे दी? सरस्वती से उसकी उपमा दी गई थी, जो ब्राह्मण कन्या थी, और उसको एक नदी के किनारे से उसकी माता के हाथ से यवन युवकों ने उसका अपहरण किया था। उसकी माता के हाथ से उसे छीनकर यवन युवक भागे थे। तो वह कन्या अति ही सुंदर, बहुत सुंदर थी। कन्या कैसी थी? बहुत सुंदर थी। और उसकी ये भी आता है प्रश्न कि उस लड़की की तुलना या उसका तुलना किससे की गई थी? तो उसकी तुलना की गई थी सरस्वती से। और उसके दांतों की तुलना केले के, ये ना कुंद रोग ग्रतीत, तो केले से उसके दांतों की उपमा दी गई थी, केलों से। कुंद की कली, जो कुंद कली होती है ना, केलों की नहीं, कुंद की कली, सॉरी, कुंद की कली, ये आती है ना कि उसकी उपमा किससे दी गई थी? तो कुंद की कली से दी गई थी। कुंद की कली किसकी उपमा दी गई? कन्या की, उस कन्या की कुंद की कली से उपमा दी गई थी। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं, और इसमें से वो भी आते हैं, शब्दार्थ आते हैं। तो मैं किसी दिन आपको सारे शब्दार्थ बताऊंगी, जो मेन इम्पोर्टेंट हैं, जितनी भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।